Good evening, everyone. So we were discussing the most important question which had been asked by PPSC in its various exam, and so these are very important for all the incoming exam. और ये ऐसा नहीं है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होगा, लेकिन इससे जो है हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन से जो एरियाज है जहाँ पे रिपीटेडली जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. So let's start with the first question. First question है normal goods and inferior goods are related to the law of demand, सप्लाई कर्व, इनकम टैक्स और नन ऑफ दी अबव. देखो जो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स है वो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है. लॉ ऑफ डिमांड जो है इकोनॉमी का एक फंडामेंटल लॉ है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि जो डिमांड है कोई भी गुड और सर्विस की वो इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. मतलब नॉर्मल भी ये होता है कि जैसे कोई नॉर्मल गुड है उसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, लेकिन ये हर केस में नहीं होता. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बहुत एसेंशियल्स होती है जैसे मिल्क हो गया, जो खाना है, उसका इतना नहीं फर्क पड़ता. लेकिन फिर भी जो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है वो यही कहता है कि जो प्राइस है या डिमांड है दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू. तो इस तरह से जो लॉ ऑफ डिमांड के साथ जो है दे आर रिलेटेड. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछा गया, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया. द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग? समुद्रगुप्ता, अशोका, चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्ता. तो देखो यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है. इट्स चंद्रगुप्ता मौर्य, मौर्यन किंग जो थे चंद्रगुप्ता, उनके टाइम जो है मेगास्थीन जो ग्रीक एम्बेसडर जो है वो आया था. और उनकी एक बुक भी थी इंडिका, इंडिका नाम से जो है एक बुक है, वो मेगास्थीन की जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. ये भी क्वेश्चन, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिका. सॉरी ये लिखा सही से लिखा नहीं. तीसरा क्वेश्चन जो है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन? ये पेपर शायद आई थिंक 2016 वाला पेपर है. तो अभी तो जैसे हमारे 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहे हैं, एनके सिंह जिसके चेयरमैन है, हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन के अंदर. तो इसके चेयरमैन जो थे, इसके चेयरमैन उस टाइम पे डॉक्टर वी वेणुगोपाल रेड्डी जो थे इसके चेयरमैन थे. तो सो बी आंसर. तो इस तरह से पता चल रहा है कि फाइनेंस कमीशन के ऊपर पूछा गया तो रिसेंट वाला पूछ लिया कि अभी कौन सा चल रहा है, उसके चेयरमैन क्या कौन है. तो इस तरह से. फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793? देखो जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 है ये ब्रिटिशर के टाइम एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम है. जो ब्रिटिशर्स का टाइम है तब मेन 3 लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, और एक था रायतवाड़ी सिस्टम, और थर्ड था महलवाड़ी सिस्टम. जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो एरिया था वहां पे किया गया था. इसके अंदर क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, वो लैंडलॉर्ड उनको जो था उनको ओनर ऑफ द लैंड जो है एज ए रिकग्नाइज किया गया था. उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो बेच भी सकते थे और अपने बच्चों को भी वो ट्रांसफ़र कर सकते थे. और उनकी जो उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिशर को जो लैंड रिवेन्यू देना था वो फिक्स कर लिया था. तभी इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं कि अगर इनकी जो लैंड की मतलब लैंड से रिवेन्यू ज़्यादा भी आने लग गए, इन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट जो परमानेंट फिक्स्ड करी गई है वही जो है ब्रिटिशर्स को जो है देनी थी. परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इसके अंदर यही था. और जो जमींदार थे, जो ओनर थे लैंड, उन्होंने ही जो है लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना है और जो है जो हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है उसको वो दे देना है. तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस. और जो रायतवाड़ी सिस्टम होता है उसके अंदर जो है सरकार सीधा पैसा जो था रॉयट्स, जो पीजेंट्स होते हैं, जो कल्टीवेटर होते हैं लैंड के, वहां से जो है कलेक्ट करती है. और एक महालवाड़ी सिस्टम भी होता है, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, उसके ऊपर भी जो है वो आया हुआ है. फिफ्थ क्वेश्चन ये है नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसमें लेस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन. तो इसका आंसर जो नेशनल इनकम जो हम कंट्री की देखते हैं उसमें इसका आंसर जो है वो डी है, GNP.
माइनस डेप्रीसिएशन। देखो जीडीपी जो होती है, जीडीपी तो एक कंट्री के अंदर जो भी पूरे साल के अंदर कंट्री की टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। जीएनपी जो होती है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इंडियन रेजिडेंट वहाँ कमाइयाँ कर रहे हैं, यहाँ पे भेज रहे हैं, उसको ऐड करके और फिर डेप्रीसिएशन को हम निकाल देते हैं, तो फिर हमारी जो है ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो आती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज सिंपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी फिर जीएनपी। जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी जीएनपी। फिर ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लेस डेप्रिसिएशन, तो फिर ग्रॉस डोमेस्टिक, तो ये वाला ही आ जाता है। तो आंसर जो है वो है डी। Which of the following revenue settlement did the Britisher introduced in Punjab? ये क्वेश्चन उन्होंने इंडायरेक्ट वे में पूछ लिया कि ब्रिटिशर्स ने पंजाब के अंदर कौन सा था। हमने तीन अभी बोला कि तीन जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करे थे, एक था रायतवाड़ी, एक जमींदारी, और जो पंजाब के अंदर था इट वाज माहलवाड़ी। जो माहलवाड़ी सिस्टम है, माहलवाड़ी जो है होल्ट मैकेंजी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था 1822 में। वो वाला था 1793 में, और ये था 1822 में, और रायतवाड़ी जो था वो था 1820 में। ठीक है, जो रायतवाड़ी था वो मद्रास, बॉम्बे, असम वगैरह में था, और जो माहलवाड़ी था ये पंजाब, गंगेटिक वैली, आगरा, सेंट्रल प्रोविंस जो है इसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर हम अगर ये तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो 50% जो लैंड के ऊपर जो था वो माहलवाड़ी सेटलमेंट वाला सिस्टम जो था इम्पोज किया गया था। तो बाकी जो 30% था वो रायतवाड़ी था, 31% कुछ इतना, तो और 19% जो था वो जमींदारी सिस्टम था। होल्ट मैकेंजी ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ, इसके अंदर होता क्या था, उसके अंदर जैसे परमानेंट सेटलमेंट होगी थी, रायतवाड़ी के अंदर जो है जो कल्टीवेटर से उनसे डायरेक्ट रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता, इसके अंदर जो थे लैंड को छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड किया जाता था। जैसे छोटे छोटे विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेज है, उनको एक महल जैसे बोल देते हैं, एक विलेज है, विलेज को एक महल बोला गया था। तो इस विलेज के अंदर जितने भी लैंड कल्टीवेटर है वो अपना अपना हिस्सा, जो एक विलेज मैन होता है, जो सरपंच टाइप जिसमें हम बोल देते हैं, उसको अपना हिस्सा जो भी उनके हिस्से का लैंड रिवेन्यू आता है वो विलेज हेडमैन को दे देंगे, और फिर वो जो है वो सरकार उनसे जाके कलेक्ट करती है। ये होता है माहलवाड़ी सिस्टम। तो ये इनके अंदर जो है ये डिफरेंस है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वेलफेयर स्टेट। इसके अंदर हमें ये बताना है कि जो वेलफेयर स्टेट है, 4 स्टेटमेंट दी है, वेलफेयर स्टेट की कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ए वेलफेयर स्टेट इज सेम एज द सोशलिस्ट स्टेट, वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, it is a collectivist state, the welfare state embody the principle of neoliberalism। तो ये इसका आंसर जो है इसका आंसर है बी। देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म जो है एक हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो ये कहती है, मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल थ्योरी भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो जॉन लॉक, डेविड रिकार्डो, इन्होंने जो है इसको प्रपाउंड किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि फ्री मार्केट, सिविल लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये सारी बातें जो क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर होती है। जो आज हम मॉडर्न वेलफेयर स्टेट वाला कंसेप्ट जो है हमने क्लासिकल लिबरलिज्म से लिया है। सोशलिस्टिक स्टेट वो होती है, बेसिकली सोशलिस्टिक के अंदर भी वही होता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा हम बात करते हैं कि जो ओनरशिप है लैंड की वो जो रहती है सरकार के हाथ में हो। तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आंसर इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, एक डेफिनेशन पूछी है इकोनॉमिक्स की, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्राइसेस, हाउ टू रन द सोसाइटी। तो इसका आंसर है हाउ द सोसाइटी डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। दिस इज वेरी बेसिक एंड जो मेन डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की यही होती है, जो कैसे प्रोड्यूस कराना, किसके लिए प्रोड्यूस कराना और कैसे प्रोड्यूस कराना, मतलब क्या चीज़ें प्रोड्यूस करानी है, किसके लिए प्रोड्यूस करवानी है, लेबर ज़्यादा इंटेंसिव वे में करवानी है या टेक्नोलॉजी कैपिटलिस्ट वे में करवानी है। तो ये जो है वो सिंपल है क्वेश्चन।
और नेक्स्ट जो है इन मिक्स्ड इकोनॉमी सेटअप, क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का करैक्टरिस्टिक पूछा है। एक होती है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ओनली बाय प्राइवेट बाय द कॉर्पोरेट्स, और इसमें जो होते हैं जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट और मार्केट सेक्टर जो है वो इकट्ठे लेते हैं। देखो हमें यहाँ हम जो पेपर देख रहे हैं हमने देखा कि हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं, और अभी इसके अंदर इकोनॉमिक्स से भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स क्या है, मार्केट की भी आगे डेफिनेशन हम देखेंगे, ये पूछा हुआ है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर वो मैच दी कॉलम के अंदर है, ये भी हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो चार जो है वो नॉवेल्स वगैरह के नाम दे रखे हैं और उसके बाद हमें मैच करना है। देखो आनंद मठ, हमें पता है आनंद मठ किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें ज्यादातर क्या होता है, दो स्टेटमेंट अगर आपको आती है ना तो मोस्टली आप आंसर के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हो। अब आप देखो थर्ड का है 4, तो थर्ड का आ गया 4, ये देखो ये इसी के अंदर दे रखा है। अगर आपको एक का पता है तो आप आराम से जो है आंसर के ऊपर जो है वो पहुंच सकते हो, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वैसे मैं बता देती हूँ, गोरा क्या है, ये एक नॉवल था जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है कलकत्ता के अंदर जो है इसको लिखा था। और मराठा भी हमें पता है जो बाल गंगाधर तिलक है उनके साथ एसोसिएटेड है। पंजाब केसरी जो न्यूज़पेपर है वो किसके साथ, लाला जगत नारायण जो है वो इसके एडिटर थे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कर्व दैट मेजर इनकम इनइक्वालिटी दैट इज गिन्नी लॉरेंस कर्व। ये कर्व जो है कुछ इस तरह से जो है वो बनती है। जीरो मतलब होता है कि परफेक्टली इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो बंदे पूरे हैं एवरीवन हैज द सेम इनकम, और जो वन होता है वो होता है मोस्ट अनइक्वल, मतलब एक इंडिविजुअल के पास जो है वो सारी इनकम आ जाती है। तो इस तरह से जो है वो लॉरेंस कर्व जो है इस तरह से जो है वो बनती है। दिस इज गिन्नी, गिन्नी कोफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको, गिन्नी लॉरेंस कर्व भी जो है इसे बोला जाता है। नेक्स्ट फिर जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इन बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन, ऑप्शन दे रखे हैं किसके किसके अंदर जो है ये हुई थी, ये हुई थी हमारी 23 जून 1757। देखो इसको याद करने का तरीका, हमारे 1857 में जो है ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, उससे पूरे 100 ईयर पहले जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल जो है उसके साथ हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लिव एंड जो नवाब थे बंगाल के वो सिराजुद्दौला जो है उनके खिलाफ जो है ये लड़ाई करी गई थी। इसके बाद एक बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ है, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर जीएसटी, जीएसटी विल बी डिवाइड बाय द सेंटर एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली अक्रॉस द वैल्यू चेन। हमने उस दिन भी पढ़ा था जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन में फाइनेंशियल रिलेशन देखा था, तो सेंटर स्टेट जो है वो साइमल्टेनियसली जो है कंकरेंट वैल्यू, वैसे हमने पढ़ा था कि सेंटर और स्टेट की कोई कंकरेंट वैल्यू नहीं होती फाइनेंशियल टैक्सेस वगैरह कोई अंदर, लेकिन जीएसटी जो है दे आर कलेक्टिवली डिवाइड बाय द सेंटर एंड जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 279A आर्टिकल के अंदर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके अंदर दोनों सेंटर और यूनियन और स्टेट के दोनों बंदे बैठ के जो है वो डिसाइड करते हैं। वोटिंग की होती है, 2/3 राइट होते हैं स्टेट वालों के और जो 1/3 राइट होते हैं वो सेंटर के होते हैं। Next question, the basic objective of social forestry is greater urbanization, using forest land to build home, bringing safe drinking water to rural। देखो ये क्वेश्चन तो अगर आपको नॉर्मल पता है सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, हम क्या करते हैं, तो भी आप जो है इसका आंसर कर सकते हो अपना दिमाग लगा के। इंक्रीजिंग द ग्रीन कवरेज, जो भी हमारी बैरन लैंड होती है जो ऐसे ही पड़ी हुई है उसके ऊपर ग्रीन कवरेज जो है वो करना, उसी को हम बोलते हैं फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेड लैंड है जो हमें लगता है जिसके ऊपर हम लगा नहीं सकते, तो उसके ऊपर जो है करना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर भी बी है, इसका डी। और हु फाउंडेड द गदर पार्टी 1913, कल भी हमने जब क्वेश्चन देखे थे तो देखा था ना, इसको किसी तरीके से जो है वो पूछा गया था, लाला हरदयाल के साथ जो है
एसोसिएटेड है। वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने जो है गदर पार्टी बनाई थी। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है ए प्लेस वेयर शॉप आर सेलिंग गुड्स, ए प्लेस वेयर फ्रूट्स आर सोल्ड, ए प्लेस वेयर प्राइजेस आर फाउंड, ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मीट। तो इसका आंसर जो है इसका देखो, ये शॉप्स आर सेलिंग गुड ये वाला भी नहीं है, वेयर फ्रूट्स आर सोल्ड ये भी नहीं है, इसका ये प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स जो है वो मीट करते हैं। सॉरी, ये भी क्वेश्चन जो है, हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा वेंद्रो जी। ये भी क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड हुआ है लेकिन दूसरे तरीके से जो था इसको पूछा गया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मस्करे इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? इट इज एसोसिएटेड विद नॉन कॉपरेशन। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुई थी, गांधी जी ने जो है वो ये बोला था कि जब तक आप जो है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने से पहले जो है उन्होंने ये बात बोली थी कि जो भी जलियांवाला बाग का जो भी है उसके लिए आप मतलब आप अपनी जो है कमेटी वगैरह बनाएं, जो हंटर कमीशन भी उसके लिए फिर उसके बाद बनाया गया था, जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको पनिश किया जाए। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एक फोरमोस्ट जो थी डिमांड थी। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों जो है साथ में मिलके इन्होंने अपनी अपनी डिमांड्स जो है वो रखी थी, जिसके अंदर ये वाली डिमांड भी थी। इसका आंसर है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर? तो इसका आंसर जो है वो शोका। ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक नारा था। जैसे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन का है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? ये भी हमने अपने पॉलिटी सीरीज के अंदर जब प्रियम्बल किया था तो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो ये पॉलिटी का है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हम जो है वहां से लिया है। Which constitutional amendment act deal with the पंचायती राज institution in India? This is very important and common। 73rd amendment से जो है किया है। 74th जो है म्यूनिसिपैलिटी के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। Which among the following is not a source of government tax revenue? गवर्नमेंट के टैक्स रिवेन्यू होते हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं। डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो इसमें से कौन सा टैक्स रिवेन्यू नहीं है? इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वो जो है हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर आता है। ये भी हमने किया था कि करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी जो था हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 ने जो है इसको लीगल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, ये भी हमने किया था। Who among the following is not appointed by the President of India? प्रेसिडेंट जो है बहुत सारी अपॉइंटमेंट करते हैं, गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस। वाइस प्रेसिडेंट को नहीं अपॉइंट करते। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? ही इज ए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज the quantity demanded normally fall, the quantity demanded remain the same, the quantity demanded goes up, it has no effect on the quantity। ये बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने पढ़ा था फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें ये होता है कि नॉर्मली हमें खुद को भी पता है कि जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो हम डिमांड उसकी कम कर देते हैं, जब तक हमें ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असेंशियल है, हम नॉर्मल लोग जो है डिमांड कम हो जाती है।
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से पूछा गया, वेयर वाज लाला लाजपत राय डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल इन 1907? तो इसका आंसर जो है वो है मंडले। तो इनको विदाउट ट्रायल जो है वहां पे भेज दिया गया था, जब इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी जो है वो हो गए थे, काफी सरगर्म हो गए थे ये, तो फिर इनको मंडले भेजा गया था। मंडले कहाँ पे है बताएंगे आप? इट इज इन बर्मा, नाउ म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, in which case did Supreme Court of India determine that Parliament has the power to make amendment in the fundamental right but it cannot make any change in the basic structure of the Constitution? हमने अपनी पॉलिटी वाले में 1973 केशवानंद भारती केस के बारे में बहुत जिक्र किया है, बहुत दफा बताया है। कहाँ पे ये बात करी है? तो केशवानंद भारती केस में। इसका आंसर जो है वो बी है। What is the most unique feature of Harappan civilization? Agriculture development, road construction, urban planning, temple construction? तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन तो वैसे वहाँ पे नहीं था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं था, कॉटन वगैरह बहुत थी, लेकिन जो मेन उनकी खासियत है वो थी अर्बन प्लानिंग। अर्बन जो सिविलाइजेशन है इनको बोला जाता है। मोहनजोदड़ो में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो उनकी टाउन प्लानिंग है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटनिंग, बहुत साफ सफाई, इस तरह से जो था उनका टाउन कंस्ट्रक्शन भी बहुत प्लानिंग के साथ करी थी। ऐसे लगता था कि कुछ अथॉरिटी है उसके अंदर जो सब ये देखने के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इब्न बतूता द 14th सेंचुरी ट्रैवलर इन इंडिया वाज फ्रॉम मोरक्को। तो ये जो है इंडिया के अंदर आए थे 1334 के अंदर, जो है इंडिया के अंदर आए हैं। ही इज़ ए मिडीवियल मुस्लिम जो ट्रैवलर थे, इन्होंने बहुत सारी कंट्री के अंदर जो है वो ट्रैवल किया है। इनकी एक ट्रैवलोग इनकी है जिसका नाम है सफ़रनामा, उसको रेहिला भी बोलते हैं, रेहिला। उसके अंदर ये काफ़ी सारी जो है डिफरेंट कंट्री, आई थिंक 44 मॉडर्न कंट्री जो है आज की, वो इन्होंने ट्रेवल की है। मोरक्को जो है इट इज़ इन अफ्रीका। कैपिटल इसकी जो है मरकेश है, मरकेश ट्रीटी भी है ना, मरकेश ट्रीटी। तो नेक्स्ट इज रिट ऑफ मैंडामस। ये भी हमने किया था, देखा रिट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमने बहुत अच्छे से किया अपनी पॉलिटी सीरीज के अंदर। जो भी सारे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन है वो सारे जो है हमने इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर अच्छे से हमने इसको सुना हो। तो रिट ऑफ मैंडामस क्या है? ऑन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ पर्सन इट इज हेबियस कॉर्पस, एन ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट टू एनी ऑफिशियल टू शो हिज राइट टू द ऑफिस को वारंटो, एन ऑर्डर फ्रॉम हायर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केस, प्रोहिबिशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है, रिट फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट कमांडिंग सम ऑफिसर और पर्टिकुलर अथॉरिटी टू डू ए स्पेसिफिक एक्ट। हमने देखा था एक पिक्चर में भी हम लगाई, जब हमने की थी रिट्स, उसके अंदर ये था कि अगर पुलिस आपकी जो है एफआईआर नहीं दर्ज कर रही तो वहाँ पे जो है कोर्ट ऑर्डर करिए, व्हाई यू आर नॉट रिपोर्टिंग माय केस। सो दिस इज डी आंसर। Next is a money bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha even when no action is taken by the upper house within 40 days। देखो जो मनी बिल पास करना है वो लोकसभा की प्रीरोगेटिव होती है, लेकिन जो है वो राज्यसभा उसके ऊपर डिस्कशन कर सकती है, और उनको जो है जो भी एक्शन अगर वो कुछ भी उनको रिकमेंड नहीं करके भेजती तो विद इन 40 डेज हम सोच लेते हैं कि उन्होंने पास कर दिया, चाहे कोई एक्शन लिया है चाहे नहीं लिया, क्योंकि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा का ही काम है। When did Mahatma Gandhi, what did Mahatma Gandhi do toward the end of Dandi March in 1930? Addressed a public meeting, broke the salt law by boiling sea water, met the viceroy, spoke about अहिंसा। तो हमें पता ही है दांडी मार्च में जाके उन्होंने जो था साल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक किया था बाय बॉइलिंग द सी वाटर। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अगेन in the next video। So ये क्वेश्चन जो है आप एक चीज देख लें कि इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होंगे, हो भी जाएंगे एक दो क्वेश्चन रिपीट, लेकिन ये है कि आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटी पढ़ रहे हो तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेवल है उनका,
तो वो चीज़ आपको जो है से पता चल जाती है। तो सो सी यू इन द नेक्स्ट